हेलो दोस्तों। तो भाई आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे, जो कि अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, वो भी अलजेब्रा का ही पार्ट था। तो आज का जो टॉपिक है उसमें भी हम अलजेब्रा की ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो मैंने इन मैथ्स प्रैक्टिस सेट की एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो आप वहां से पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये क्लासेस हैं, इनकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लो आज की क्लास के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। तो जो जर्नल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैथमेटिक्स में, वो क्या होता है, दिस इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान दो, यहां ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इक्वल टू करके यहां पे 0 लिखा गया है। हमने इससे पहले पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसमें हमने जो फॉर्मेट लिखा था वो ये लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इक्वेशन होने से यहां पे इक्वल टू इसमें 0 रखा गया। अब इसको क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जो x की पावर दिखाई दे रही है, जिसे हम x की डिग्री बोलते हैं, वो कितनी है, 2 है। यानी कि x की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर यहां पे x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, जिसे हम बोलते हैं रूट्स। ठीक है, क्लियर। तो इसके बारे में हमने पहले बात कर ली थी, फिर भी थोड़ा सा बेसिक एक बार देखेंगे। अब इसको समझने के लिए मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे इसको सोल्व करना होता है, वो तरीका मैंने आपको पहले बताया था। इसका एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। तो वो मेथड क्या कहता है कि भाई जो यहां लिखे हुए हैं इनका प्रोडक्ट कर दो। जो यहां लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या, एक तो ये पूरा, और जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बनेगा, माइनस का 6। इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल कितना बनेगा, -6। तो गुना करने पर ये आ जाए और ऐड करने पर जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, अब एक्स के साथ क्या लिखा हुआ, प्लस का साइन। प्लस के साइन का मतलब क्या लिखा हुआ है, प्लस का 1 लिखा हुआ है। तो ऐड करने पर ये प्लस का 1 आना चाहिए। ठीक है, तो आपने इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं जिसकी प्रोडक्ट ये आ जाए। तो हमने कहा 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का 6 आना चाहिए। तो इसको या इसको किसको माइनस रखना है, वो किससे पता लगता है, इससे पता लगता है। ऐड करने पे +1 आना चाहिए, तो प्लस बड़े का साइन होना चाहिए। जो साइन यहां पे है वो बड़े के साथ लगेगा, तो ऐड करके प्लस आना चाहिए, तो ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा। तो अब आप देखो 3 इंटू -2 क्या बनेगा, माइनस के 6 बनेंगे, और ऐड करने से प्लस के 1 बन जाएंगे। ठीक है, तो अब जब हमें ये दो मिल जाते हैं तो हम इसको अब डायरेक्टली लिख रहे हैं। वैसे इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ये मेथड है। कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये बीच में जो प्लस एक्स है, अब मैं इसको हटा दूं, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, मैं इनको हटा देता हूं, ये ऐसी इक्वेशन थी आपकी। तो इसको हमने लिखा क्या, एक्स स्क्वायर, और इस एक्स को लिखेंगे हम प्लस का 3x और माइनस का 2x। इसके साथ x लिखा और इसके साथ भी x लिखा। तो तुम मुझे बताओ 3x में से 2x गए तो कितना बचेगा, x। -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों में x कॉमन है, दिस इज x प्लस 3। इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन है, इन दोनों में -2 कॉमन है, तो -2 कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा x, और माइनस होने से ये बन जाएगा प्लस, और ये बनेगा 3। जो यहां आएगा वही यहां आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप गलत चल रहे हैं। ठीक है, फिर इन दोनों में फर्दर x प्लस 3 आपका कॉमन है, और इन दोनों में फिर x माइनस 2 बच गया, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी -3, और इसको हम 0 पुट करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी 2। क्लियर है, इसको 0 पुट किया तो इसकी उधर ले जाने पे x की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो आपको बता दूं
इस इक्वेशन के ये हैं दो सॉल्यूशन, यानी कि ये है x की वो दो वैल्यू जो अगर मैं इसमें रख देता हूं x की जगह पर, तो इसमें रखने से ये आपको 0 देगा। ठीक है, क्लियर है? तो इन्हीं को आप बोलेंगे इसके रूट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? रूट्स या जीरोस। इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी। इसको हम बोलते हैं क्या? रूट्स या जीरोस। ठीक है, मूल या शून्य। ठीक है, क्या होते हैं रूट्स और जीरोस? एक्स की वो वैल्यू जिसे इनमें रखने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी, इसमें रखने से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये थी ना हमारी इक्वेशन। तो इसको एक्स में इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो मैंने पीछे रख के भी दिखाया था। ठीक है, तो अगर यहां हमारी इक्वेशन, अब देखो ये मैंने पूरा लिख के दिखाया, इसी को मैं थोड़ा सा फास्ट लिखने का तरीका बता देता हूं कि अगर यहां पे हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है, ये 1 हो, तो फिर इसके दो टुकड़े हमने किए थे 3 और -2, मल्टीप्लाई करके ये आ रहा था, ऐड करके ये आ रहा था। तो अगर ऐसा मिल जाए तो आप सीधा ही क्या लिख सकते हैं? दिस इज x + 3। x के साथ इसको लिख दो और x के साथ इसको लिख दो। ठीक है, तो आपका ये थोड़ा सा फास्ट लिखा जाएगा। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? पूरा लिख के मत दिखाओ, सीधा पता है कि ये -3 आएगी और ये +2 आएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने कुछ बेसिक बातें भी की थी, क्या कि अगर ये दो x की वैल्यूज हैं अलग अलग, इन्हीं को आप अल्फा और बीटा का नाम भी दे सकते हैं कि भाई ये पहली वाली वैल्यू है, ये दूसरे वाली वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको बताया था सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा पिछला रिवाइज करवा रहा हूं, मूलों का योग। यहां से मैं इसके अलावा भी कुछ एडिशनल बातें बताऊंगा। ठीक है, मूलों का योग यानी कि सम ऑफ रूट्स, तो वो क्या होता है? कोफिशिएंट की टर्म्स में -b/a। कोफिशिएंट का मतलब क्या? ये जो एक्स स्क्वायर के साथ है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स के साथ है ये b है, और ये है कांस्टेंट। क्लियर? तो यहां पे कोफिशिएंट की टर्म में लिखते हैं, तो यहां ये जो सम ऑफ रूट्स जो है वो यहां लिखा जाता है, दिस इज -b/a। इससे a से डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन में। ठीक है, ये मैंने बात पीछे की भी थी। ठीक है, कुछ नया नहीं है ये। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज c/a। ठीक है, तो यहां पे ये c है और इससे डिवाइड करेंगे। ये कैसे बनता है? इस तरह से, यहां पे a से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये बने हैं यहां पे, तो ये आपने याद रखने, आज की क्लास में फिर से इस्तेमाल होंगे। तो अब ये इतना अगर आपको पता लग गया, तो इसी इक्वेशन को, ये जो मैंने सोल्व करके दिखाया, इसका एक तरीका और भी होता है। तो वो तरीका क्या होता है उसके बारे में भी एक बार बात कर लेता हूं मैं। उसको आप बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट? कि यहां पे जो x की वैल्यूज हैं ये आप निकाल सकते हैं -b ± रूट ऑफ b² - 4ac, b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, b² - 4ac अपॉन में 2a, जहां पे abc मैंने आपको दिखाई भी है क्या है। ठीक है, तो यहां से x की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी। कैसे? एक वैल्यू देखो यहां से जब मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, और दूसरी वैल्यू जब मैं यहां से माइनस का साइन लगाऊंगा। एक्चुअल में ये दो बातें लिखी हुई हैं, x की दो वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो प्लस माइनस करके लिखा हुआ, तो एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो d होता है, ये किसके बराबर होता है? b² - 4ac। ये आपकी एक खास चीज है। यहां पर d जो है इसको आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। और यही डी जो है ये आपको बताएगा कि जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो कैसी आएंगी, यही डी आपको बताएगा। इसी से आपको पता लगेगा, जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा। फिलहाल मैं ये x की जो वैल्यूज यहां पर हमने निकाली थी, एक बार इस मेथड से आपको निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे पहले यहां पे a कितना होगा? एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा वो a है। b कितना होगा? x के साथ जो लिखा हुआ, कितना लिखा है? प्लस का 1। और c कितना होगा? यहां से ये -6। ये पूरा ही मैंने यहाँ पे सर्कल किया था, तो ये कितना होगा? -6। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या निकलेगी? तो एक बार इसको प्लस का ले लो, -b + रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो इसमें जब वैल्यूज को रखूंगा तो -b यानी कि -1 प्लस में रूट ऑफ b² यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -4 इंटू a इंटू सी। तो a 1 है और c क्या है? -6 है। ठीक है, तो दिस इज
अपॉन में 2a। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो 6 चौके 24 और 1 25, ये बनेगा, इधर लिख रहा हूं ऊपर। ठीक है, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज -1 प्लस रूट ऑफ 25 अपॉन में 2। ठीक है, इसको सोल्व किया तो माइनस माइनस प्लस, 6 चौके 24 और 1 25, तो 25 का रूट सभी को मालूम है कितना होता है, -1 प्लस 5 अपॉन में 2, और जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो दिस इज 4/2 एंड आंसर इज 2। तो देखो ये 2 वैल्यूज आई ना फिर से इस मेथड से, जो मैंने बताया था क्या था, श्रीधराचार्य मेथड, ये वाला जो मेथड था x की वैल्यू निकालने का। ठीक है, ये इंडियन ने दिया था, इसलिए जिनका नाम श्रीधराचार्य था, जिसकी वजह से इस मेथड का नाम ये पड़ा है। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां से x की एक वैल्यू आ गई, x की दूसरी वैल्यू के लिए क्या करना है, यहां प्लस का साइन लिया था ना मैंने अभी, अब ये माइनस का ले देंगे, तो माइनस का लेंगे तो ये बनेगा -1 और यहां -5 अपॉन में 2, दिस इज -6/2 एंड आंसर बिकम्स -3। तो अगर आपसे ये फैक्टर नहीं बनते हैं कहीं पर, तो आप इस मेथड का यूज करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, इतनी बातें अब आपको समझ में आ गई। तो अब जो अगला पॉइंट मैं आज समझाना चाह रहा था, वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट ये था कि जब हम इसको सोल्व करते हैं, जैसे कि मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद ये जो x की वैल्यूज आ रही हैं, इनका नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स, ये आप लिखेंगे यहां पे NOT करके, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, कि किस तरह के रूट्स आएंगे, कि भाई जब हम इसके x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप इस डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे, ध्यान रखना किसको चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, इसके ऊपर डिपेंड करेगा वैल्यूज कैसी आएंगी, इसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसको डी लिखा है, डी मैंने बताया कि क्या है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी हमारा 0 से बड़ा होगा तो इस सिचुएशन में रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो इस सिचुएशन में अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, और आप इसमें लिख सकते हैं रेशनल भी होंगे। रेशनल कब होंगे, ये ध्यान रखना, रेशनल कब होंगे और इरेशनल कब होंगे, जब when d is perfect square, when d is perfect square, जब d एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, मैं अभी सारी बातें एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने क्या क्या यहां पर लिखा है। इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, जैसे मैंने इसको सोल्व किया, और इसको जब मैंने सोल्व किया तो d की वैल्यू जो है वो कोई ना कोई एक नंबर आ गई। ठीक है, अब ये जो d की वैल्यू है मैंने लिखा व्हेन d इज परफेक्ट स्क्वायर, व्हेन d इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, कि जैसे मैंने ये सोल्व करके आपको दिखाया था, इसको यहां पे जब मैंने सोल्व किया था तो ये क्या आया था, ये एक ऐसा नंबर आया था जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाए। भाई 25 का रूट पूरा पूरा निकलेगा ना, तो यहाँ पे ये देखो पूरा पूरा रूट निकला, तो यहाँ पे जब ये पूरा पूरा रूट निकलेगा, ये d परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उस टाइम पे जो हमारे इसकी x की वैल्यूज आएंगी, यानी कि जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे। रियल का मतलब वास्तविक, यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें आप जानते हैं। और किन नंबर्स को आप जानते हो, प्लस के नंबर भी जानते हो आप, माइनस के नंबर भी जानते हो, बटे वाले नंबर भी जानते हो, रूट वाले नंबर भी, इन सभी नंबर को रियल नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी कि x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो रियल यानी कि वास्तविक भी होंगी, और वो दोनों अनइक्वल यानी कि असमान होंगी, और रेशनल यानी कि परिमेय भी होंगी। परिमेय का मतलब क्या, जो बटे वाली संख्या होती है उसको आप बोलते हैं रेशनल नंबर, जो बटे वाले नंबर होते हैं। आप मुझे बताइए क्या ये बटे वाला नंबर है, कहेंगे नहीं ये तो सर जी पूरा पूरा नंबर है। अरे इसके बटे में एक लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, तो ये बटे वाला नंबर, ऐसे नंबर को रेशनल बोलते हैं। भाई जब मैं x की वैल्यू को सोल्व करूंगा तो x की वैल्यू ऐसी भी आ सकती है, x की वैल्यू ऐसी भी आ सकती है, x की वैल्यू ऐसी भी आ सकती है ना, ये बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, x की वैल्यू रूट में भी आ सकती है। तो यहां ये जितनी भी सारी वैल्यूज हैं ये सारे रियल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहां मैंने बताया कि अगर इसका पूरा पूरा रूट निकल गया, क्योंकि ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कि अगर यहां पे इस d का
ये जो रूट के अंदर है पूरा पूरा रूट निकल गया, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, तो उस सिचुएशन में रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, वास्तविक यानी कि होंगे, और अनइक्वल मतलब असमान होंगे, और रैशनल यानी कि परिमेय संख्या होंगी, जैसे कि मैंने यहां पे ये लिखी। ठीक है, ध्यान रखना ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है, बट ये रियल है, ये बात मैं बता रहा था यहां पे जब मैं बोल के बता रहा था। कभी कोई सोचे कि सर जी ये यहाँ पे जो नंबर है ये रैशनल है, लेकिन रूट वाले नंबर रैशनल नहीं होते, इरेशनल नंबर होते हैं रूट वाले। ठीक है, तो रैशनल का मतलब ऐसा रिजल्ट आएगा। नंबर टू, इफ d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, d इज ग्रेटर देन 0, बट व्हेन d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। भाई जरूरी थोड़ी है इसका पूरा पूरा रूट निकल जाए, जरूरी नहीं है कि यहां जो ये नंबर है इसके अंदर इसका पूरा पूरा रूट निकल जाए, नहीं भी, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे बताओ, अगर पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा तो फिर तो आंसर में रूट वाला नंबर रहेगा, है ना। मान लो यहाँ पे रूट का 11 आ गया, तो रूट 11 तो फिर यहाँ पे रूट 11 ही चलता रहेगा, और क्वेश्चन में का जो आंसर आएगा उसमें रूट 11 ही लिखा रहेगा। तो रूट रहेगा तो उस सिचुएशन में यहां पे फिर से ये रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। देखो सारा कुछ सेम है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, यानी कि अब भी जो आंसर बनेगी एक्स की वैल्यू वो वास्तविक होंगी और असमान होंगी, लेकिन इर्रेशनल होंगे। क्या होंगे? इर्रेशनल, यानी कि अपरिमेय होंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? कैसे होंगे? अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना कि अगर पूरा रूट निकल जाए तो रैशनल, और अगर पूरा रूट ना निकले तो इर्रेशनल। क्लियर है? बात आई समझ में? और डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद जो थर्ड सिचुएशन आपकी बनती है, थर्ड सिचुएशन इज व्हाट? इफ डी इज इक्वल टू 0, अगर डी की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ गया, देन रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अब जो रूट्स होंगे वो वास्तविक भी होंगे और समान होंगे। यहां पे कैसे थे? अनइक्वल थे, यहां पे कैसे हैं? इक्वल है। मतलब क्या? जैसे आप मुझे बताओ, अभी मैंने लिखा था x की वैल्यू निकलती है -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर, या मैं इसको d लिख रहा हूं सीधा, यहां पे, यहां d था ना, ये अपोन में 2a, ये था ना। अब मुझे बताओ, अगर d 0 हो गया, ये अगर 0 हो गया ये वाला पोर्शन, तो ये तो खत्म ही हो गया, ये तो खत्म हो गया ना। तो ये खत्म हो गया तो बचा क्या? -b/2a, -b/2 हो गया। तो जब इसका आंसर बनेगा तो वो क्या बनेगा? -b/2a। तो x की 2 वैल्यू आएंगी तो दोनों ही क्या होंगी? सेम होंगी। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देखो दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज 4, इफ d इज लेस देन 0। अगर यहां पे रूट में नेगेटिव नंबर आ गया, तो नेगेटिव नंबर का तो रूट ही नहीं निकालते, वो कैसा चला जाता है? इमेजिनरी नंबर चला जाता है। ठीक है, तो इस जो सिचुएशन है, जब d लेस देन 0 हो जाएगा तो इमेजिनरी रूट्स विच आर नॉट रियल, जो कि वास्तविक नहीं होते। अभी तक तो वास्तविक थे इनमें, लेकिन इसमें क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, नॉट रियल रूट्स। और वो कैसे होंगे? इमेजिनरी। ठीक है, वो कैसे होंगे? जो कल्पनाओं में होते हैं। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? जो कल्पनाओं में होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो नॉट रियल मतलब इमेजिनरी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखें, विच इज नेचर ऑफ रूट्स। तो अब ये आपका कुछ पोर्शन था, इसको अब हम करेंगे क्वेश्चंस में। इसके अलावा इसको सोल्व करने का एक मेथड और होता है, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आप परफेक्ट स्क्वायर बना के भी इनको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। तो रूट्स कैसे आएंगे, ये कंडीशंस आपने याद रखनी है जो मैंने आज बताई हैं अभी। और रैशनल और इरेशनल के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। रैशनल नंबर, जिनको आप बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम बटे में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। ध्यान रखना, परिमेय संख्या वो जिसे आप बटे में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/5, तो ये एक बटे वाली संख्या है। मैंने लिखा -3/4, तो माइनस वाली भी आ जाएगी। इसके बाद मैंने लिखा 0.5, अब 0.5 भी बटे वाली है, इसका पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा।
तो ये क्या है 1/2, ठीक है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद मैंने लिखा 5, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि मैं इसके बटे में 1 करके लिख सकता हूं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिखा यहां पे 0.3333 इस तरह से, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम 0.3 बार लिख के इसको सोल्व करते हैं, तो ऐसे जो पॉइंट के बाद रिपीटिशन आती है, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से टर्मिनेट करते हैं। वो आगे की क्लासेस में बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पे ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, रैशनल नंबर है। जबकि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये कैसे नंबर होते हैं? जो नंबर जिनका पूरा पूरा रूट ना निकले, ठीक है, जिनका पूरा पूरा रूट ना निकले वो क्या होते हैं? इर्रेशनल, इंक्लूडिंग पाई। पाई भी इरेशनल नंबर होता है। अब किसी के मन में आए कि सर जी पाई तो 22/7 22/7 होता है, तो ये फिर इरेशनल कैसे हुआ? आपको बता दें 22/7 पाई का अप्रोक्सीमेट मान होता है, ठीक है, लगभग मान होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको जो हम कहां रखते हैं? अपरिमेय संख्या में रखते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, ये रैशनल है कि इरेशनल है, तो आपको बता दूं इसका पूरा पूरा रूट निकल जाएगा, तो ये आपका रैशनल नंबर हुआ, ठीक है। पर जिसका पूरा पूरा रूट ना निकले वो कैसे होता है? इरेशनल। इनके जब रूट्स निकालोगे ना तो ये इस तरह से बनते हैं। मान लो इस तरह से बन गया 0.351762180215, इस तरह का। मतलब इसमें डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं, इसमें डेसिमल के बाद कुछ भी रिपीटिशन ही नहीं होता, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? जैसे मैंने लिखा 4/5, तो इसको सोल्व करूंगा तो 0.8 आएगा ना, 4/5 को सोल्व करेंगे तो दिस इज 0.8, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आगे जाएगा ही नहीं, खत्म हो गया, बस इतना ही आंसर आया इसका, ठीक है। तो ये जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि डेसिमल के बाद ये आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे, और नॉन रिपीटिंग यानी कि इसमें कुछ रिपीट भी नहीं होगा, जैसे इसमें रिपीट हो रहे हैं ना, इसमें रिपीट जो है नहीं होता, इसमें इरेशनल में। और कोई आपसे पूछे 22/7 क्या है, ये की ये, तो क्या जवाब दोगे? तो जवाब बोलना है ये भी क्या है? रैशनल है, ठीक है, क्योंकि ये बटे वाला नंबर है, तो बटे वाले नंबर आपके रैशनल होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी मैंने आपको थोड़ी सी बता दी। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इनमें से कौन सा एक द्विघात समीकरण है? तो मैंने आपको बताया द्विघात समीकरण वो होगा जिसमें पावर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है, क्लियर। तो आपने देखा, बोला सर इसमें भी 2 पावर दिखाई दे रही है हमें। अरे इसमें तो 2 पावर दिखाई दे रही है, लेकिन x की पावर यहां पे कैसी है? फ्रैक्शन में आ गई। जबकि मैंने फॉर्मेट क्या लिखा था? दिस इज ax² प्लस bx+c। आप ध्यान दें x की जो पावर्स हैं वो कैसी होनी चाहिए? एक आपका होल नंबर, ठीक है, मतलब वो 0 1 2 3 4 5 इस तरह की होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया था आपको, वो ना तो बटे में होनी चाहिए ना ही वो माइनस में होनी चाहिए, क्लियर है। वो आपका सीधा ऐसा एक नंबर होना चाहिए। तो यहां पे तो जब इसको सोल्व करेंगे, रूट एक्स को सोल्व करेंगे, दिस इज एक्स की पावर 1/2, तो ये आपका यहां पे नहीं है, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये x की पावर -2 में चला जाएगा, तो ये भी नहीं है। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहां एलसीएम लोगे तो x एलसीएम आएगा, वो x इससे मल्टीप्लाई करके x³ बनाएगा। कैसे? x + 1/x इक्वल टू, अगर x² दे रखा है तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये x एलसीएम आ गया, x × x x² बन गया, यहां से 1 आ गया, दिस इज x²। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो x² + 1 इक्वल टू x³, ये इससे आर पार की गुणा लगाएगा तो x³ बन जाएगा ना, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको बता दूं ये तो 3 पावर चली गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 पावर तो होती ही नहीं है, तो फिर बची कौन सी? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं। दिस इज 2x² - 5, ठीक है, 5x इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये बनेगा a² + b² माइनस का 2 × ab, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a² + b² माइनस 2 × a × b, तो 2x × 1 करेंगे तो 2x आएगा। इधर लिखा है 2x² माइनस के 5x, ये x² इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे तो x²,
ये माइनस के 2x इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 3x, और ये इधर आएंगे तो माइनस के, तो देखो आ गई ना 2 पावर वाली इक्वेशन। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, ये आपसे पूछना चाह रहा था, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब तो आपको समझ में आया होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3। अब आप देखो इसको जब आप पूरा सोल्व करोगे, पूरे सोल्व नहीं करने, ध्यान रखना मैं आपको हिंट देता हूं, इधर एक्स स्क्वेयर लिखा है ना, इधर जब मैं सोल्व करूंगा तो ये बनेगा ए स्क्वेयर यानी कि 4 प्लस एक्स स्क्वेयर। जब ए माइनस बी का होल स्क्वेयर आप खोलोगे, इसका होल स्क्वेयर खोलोगे तो ए स्क्वेयर यानी कि 4 प्लस में बी स्क्वेयर यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो कितना बनेगा 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस में 4x, ये बनेगा ना राइट साइड में। और प्लस का कितना लिखा हुआ है 3, ठीक है, ये मैंने राइट साइड को सोल्व किया। अच्छा लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस एक्स स्क्वेयर को इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा तो फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो याद रखना, अगर इक्वल का साइन बीच में है और जैसा इधर लिखा है एक्स स्क्वेयर वैसा इधर भी लिखा है, तो ये आपस में कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, और माइनस का बन गया तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया। तो जब इसमें एक्स स्क्वेयर ही नहीं रहा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? तो इसका मतलब ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये ए माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला खोलेंगे तो ए क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब इधर भी है इधर भी हो तो कट गया, तो एक्स क्यूब तो दिखेगा ही नहीं। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल देना कि सर इसमें तो पहले ही 3 पावर दिख रही है। कभी कोई बच्चा सोचे बोला जी इसमें तो पहले ही 3 पावर दिख रही है, ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म जो होगा एक्स क्यूब खत्म होगा इसमें, ये ऑप्शन बी जो है वो कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, आप इस ब्याह पे नहीं कह सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा एक बार इसमें बता देता हूं। देखो यहाँ x की मल्टीप्लाई से होगी तो 2x स्क्वायर बनेगा, इधर भी 2x स्क्वायर है इधर भी 2x स्क्वायर है, तो इसमें तो x स्क्वायर खत्म ही हो गया, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ये भी नहीं थी, ये भी नहीं है, और ये आपका आंसर जो है वो बन जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार सोल्व करके दिखा दूं ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना आए। ये क्या है? दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? राइट में क्या लिखा हुआ है? x माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये क्या है? दिस इज a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है क्या? a क्यूब, सॉरी हाँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल क्यूब का। ठीक है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा? x क्यूब माइनस 1 का क्यूब यानी कि 1 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 विच इज 3x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इधर क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था ना अगर ये सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बचा माइनस का 1, इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा तो माइनस के 3x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा तो प्लस के 3x, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन गया? ये माइनस के 3x स्क्वायर है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस के 2x स्क्वायर बनेंगे, तो 2x स्क्वायर हो गए। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस के 1 बन जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के 3x इक्वल टू 0, तो बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपने पूरे पूरे सोल्व नहीं करने, ये बात मेरी ध्यान रखना। जस्ट आप फॉर्मेट देख के बता सकते हैं कि भाई ये इधर है तो इधर भी क्यूब खुलेगा तो एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब कट जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या बना इसका? ऑप्शन बी बना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है? अब आपके दिमाग में देखो सबसे पहले क्या आएगा, आप इसको थोड़ा सा रफली सा देखेंगे और आप कहेंगे कि इसमें रूट आ रहा है, ये वाली तो बनेगी नहीं। आप ध्यान दो, रूट 2 के साथ है, एक्स के साथ नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो रूट देख के आप आंसर को नेग्लेक्ट ना करें। ठीक, तो अब आपको बता दूं, यहां पे जब इसको सोल्व करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको जब सोल्व करूंगा तो ये स्क्वायर लिखा हुआ तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा 2x का होल स्क्वायर। इधर भी 2x का होल स्क्वायर लिखा है, इधर भी 2x का होल स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया। जब स्क्वायर ही कैंसिल हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनी, है ना? तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा।
ठीक है, आप देखो सारी इक्वेशंस को देखो, इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अब ये मत बोलना सर जी इसमें भी तो एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, ये भी तो कट गया। आपको मैंने बताया था कि अगर इक्वल आता है और दोनों साइड एक्स स्क्वायर का साइन सेम है तब कटेगा। इसमें इधर प्लस का इधर माइनस का है, तो ये क्यों कटेगा? इसको इधर लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना, तो 2x² बन जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, ये ध्यान रखना। क्लियर है? इसमें कटेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूं। ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू में बी। मैंने पूरा लिख के दिखाया, तो सोल्व करेंगे तो ये स्क्वायर इसके साथ करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, ये बनेगा 2। इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा 2x² प्लस में 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस में 2 तिया 6 नंबर मल्टीप्लाई रूट वाला अलग से और एक्स बी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया और राइट साइड में लिखा हुआ है 2x² प्लस में 6। तो 2x² के साथ तो 2x² उड़ गया ना, तो जब x² ही नहीं रहा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही। क्लियर है? तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, पढ़ो एक बार ध्यान से। हाँ जी। If x equal to 3 is solution of the equation 3x square plus k minus 1 into x plus 9 equal to 0, then k is क्या? k क्या होगा कि अगर x 3 जो है वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी? तो आपने क्या करना है, बस x को 3 इसमें पुट कर देना है। तो x को जैसे मैं 3 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, 9 3 का कितना बना 27। अब ये मत बोलना कि सर जी कैसे लिख रहे हो, मैंने बोला x को इसमें 3 पुट कर दो तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, 9 3 27 प्लस में k माइनस 1 इंटू में 3 प्लस में k माइनस 1 इंटू में 3 क्योंकि x को हमें 3 पुट करना है और प्लस में 9 इक्वल्स टू 0। अब सोल्व करो 27 प्लस में 3 इंटू के 3k माइनस के 3 प्लस में 9। अब यहां से देखो 27 और 9 36, 36 में से 3 गए 33 प्लस 3 के की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 33, के की वैल्यू क्या आ गई 3 से काटूंगा तो माइनस के 11। तो के की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 11। कहां लिखा? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर ये इसका रूट है तो मैंने बताया था ये इसका अगर सॉल्यूशन है, रूट है, 0 है, कुछ भी अगर बोलता है तो इसका मतलब ये x की वो वैल्यू है जिसे इसमें रखने से ये आपका 0 देगा। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2 देन a इज, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल भाई। तो यहां पे जो x है उसको 2 पुट कर दो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस में फिर x को 2 पुट किया तो क्या बन गया ये 2a और प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो यहां 8 और 6 14, 14 उधर जाएंगे तो माइनस के 14 और a की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 7। तो a इज -7 कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, बात आई समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस समीकरण के मूलों का योग क्या होगा? द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, समीकरण के मूलों का योग। तो मैंने आपको बताया था कि जब इक्वेशन आपकी बनाई जाती है, जब इक्वेशन आपकी बनाई जाती है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसी लिखी जाती है। ठीक है, तो आपको बता दूं जो एक्स के साथ लिखा है वही सम ऑफ रूट्स है, लेकिन माइनस होने से उसका साइन पलट के बताना होता है। तो मुझे बताओ x के साथ क्या लिखा हो -6, तो -6 नहीं आंसर करना, प्लस का 6 आंसर करना है। ऑप्शन क्या बनेगा? सी बनेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होने पे सीधा इसी को उठा के आंसर बोल देते हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, मैंने पहले भी आपको बताया था, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, आज भी मैंने रिपीट किए हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, पढ़ो क्या है। If the product of roots of the equation this is -2 then the value of k, कह रहा है यदि इस समीकरण के मूलों का गुणनफल
-2 है तो k का मान क्या होगा? आप मुझे एक बार बताइए, ये जो इक्वेशन है दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस के इक्वल्स टू 10। अरे भाई यहां पे तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसको आप इधर ले आओ तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस के माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब ठीक हुआ ना? तो आपको बता दूं ये वाला जो होता है ये पूरा ही आपका कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पूरा ही आपका कांस्टेंट टर्म होता है। वही मैं देखूं क्वेश्चन में कि यार यहाँ पे ऐसे इतना सीधा सरल कैसे पूछ सकता है, तो यहाँ k माइनस 10 ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। जो फॉर्मेट था ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये जो कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, एक्स स्क्र और एक्स को छोड़ के जो बचा वो सारा ही कांस्टेंट होता है। तो ये भाई साहब तो पहले इधर लाने पड़ेंगे ना, है ना? तो ये इधर आया तो क्या बन गया ये, और यही जो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है जो कि किसके बराबर दे रखे हैं, 2 के बराबर। तो k की वैल्यू क्या हुई 2 प्लस 10, ये उधर जाएगा, ठीक है, -2 दे रखा है, सॉरी -2 था ना, तो ये उधर जाएगा तो ये 8 बनेगा। ये -2 दे रखा है देखो ध्यान से, है ना? तो -2 रखेंगे तो -2 प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 8 कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी जवाब बनेगा भाई इसका। ठीक है, तो ध्यान से, क्वेश्चन छोटा सा था पर बड़ा खतरनाक सा दे रखा था। ठीक है, चलो आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। The ratio of sum and product of roots of the equation 7x square minus 12x plus 18 equal to 0. 7x square minus 12x plus 18 equals to 0. तो मुझे बताओ यहाँ सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं? देखो x के साथ, पहली बात तो देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होता है। मैंने आपको वो करके भी दिखाया था जब मैंने इक्वेशन लिखी थी, तो मैंने इसको करके भी दिखाया था कि इसको 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये 1 हो जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, और फिर भी किसी को नहीं अच्छा लग रहा तो भाई मैंने बोला था अल्फा प्लस बीटा दिस इज माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने क्या बोला था, दिस इज सी बाई ए। ठीक है, तो इसको या तो 1 कर लो। अब 1 करूंगा तो क्या, ये मन में ही करना है, कहीं लिखना नहीं है। आप मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा, एक्स के साथ जो लिखा है -12/7, तो इसको माइनस हटा के प्लस का लेना है, क्योंकि यहां माइनस से होता है ये प्लस हो जाता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, ये जो लिखा है ये एज इट इज लेना है भाई, इसको एज इट इज लेना है 18/7। तो यहां पे क्या बोल रहा था कि द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के, इस समीकरण के मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात कितना होगा। तो इनका रेशियो पूछ रहा है, तो 12/7 का रेशियो 18/7 से पूछ रहा है, तो अनुपात होने से सेम लेवल पे कट जाते हैं, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो आंसर बनेगा 2:3, 2:3। कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा इसका। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ऐसे डिवाइड करके ले या जैसे आपको ठीक लगे, आप मन में भी इसको कर सकते हैं। ठीक तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चलो 9th क्वेश्चन, if one root of the equation 3x square minus 10x plus 3 equal to 0 is 1/3, then the other root is, अगर इसका एक रूट 1/3 है तो दूसरा रूट क्या होगा। ठीक है, तो अब आपके मन में क्या आएगा, अब आप क्या करोगे, बोला सर ऐसा क्वेश्चन आपने पहले बताया था कि अगर किसी समीकरण का एक मूल दे रखा हो तो दूसरा मूल कैसे निकालते हैं। x को बोला सर जी 1/3 पुट कर देंगे, आप इसमें x को 1/3 पुट कर देंगे और आप इसको सोल्व करेंगे, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1/3 जो है इसका एक रूट है, यानी कि 1/3 इसकी वो वाली वैल्यू है जिसको रखने से ये 0 हो जाता है, तो फिर क्या मिलेगा इसको, तो 0 हो जाएगा ये। तो आप मुझे बताइए, यहां से अगर ये इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा बता दो, तो तुम क्या बताओगे, ये माइनस का 10 है तो प्लस का 10 बटे में 3, यही बताओगे। और मैं पूछूं अल्फा डॉट बीटा बता दो, क्या बताओगे, तो तुम कहोगे 3/3, 3/3 यानी कि 1। अरे भाई इससे डिवाइड करोगे ना, ठीक है, ये कट गया तो ये तो क्या बना, 1 बना ना। तो तुम मुझे बताओ अगर एक रूट 1/3 है, अगर एक 1/3 है तो दूसरा इन्हीं ऑप्शन में से तो कोई एक होगा, और इन ऑप्शन में से ऐसा एक नंबर बताओ जिसको इससे मल्टीप्लाई करके 1 मिल जाए। तो आप देखो डी ऑप्शन में जो लिखा है,
क्या ये 1 नहीं देगा? बताओ, क्या जैसे ही मैं इसको लूंगा तो ये 1 नहीं देगा? बिल्कुल देगा। अच्छा, किसी बच्चे को लगे बोला ये कब चेक करते हैं, इसको भी चेक कर दो भाई। 3 तिया 9 और 1 10 बटे में ये पैर लगा दो। जब इसके पैर नहीं होते तो मैं कैसे सोल्व करता हूं? 3 तिया 9 प्लस 1 10 और बटे में पैर लगा दो, तो ये 10 बटा 3 देखो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। खत्म हो गया। ये नहीं कि इसको इसमें पुट कर दो या इसको आप सोल्व करके दिखाओ, जैसे मैंने मेथड आज बताए थे। ठीक है, एक तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उसको ऐसे बना के, और दूसरा श्रीधराचार्य मेथड। नहीं करने इतने पंगे लेने, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है बस। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if one root of 5x square plus 13x plus k equal to 0 be the reciprocal of the other root, then the value of k is। यदि समीकरण का एक मूल दूसरे का विलोम है, दूसरे का उल्टा है, तो k का मान क्या होगा? तो अब आप देखो, अब आप क्या कहोगे कि ये जो इक्वेशन है 5x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस k इक्वल टू 0, तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? तो तुम कहोगे दिस इज k बाई 5, k अपोन में ये 5। ठीक है, और अगर एक रूट दूसरे का उल्टा है तो इसको बीटा मत मानो, इसको 1 बाई अल्फा मानो। ये ध्यान रखना, ये बातें याद रखनी है आपने। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि इसका एक मूल दूसरे का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा बीटा नहीं, 1 बाई अल्फा लेना है। ठीक है, अरे भाई एक अगर 5 है तो दूसरा 1 बाई 5 हुआ, हो गए ना दोनों रूट उल्टे। क्लियर है? तो इनका प्रोडक्ट क्या देगा? 1। तो ये ध्यान रखना, इनका प्रोडक्ट 1 देगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो k की वैल्यू 5 इंटू 1 यानी कि 5 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। बात आई समझ में? मुझे बताओ कोई ऐसा जिसको ये बात नहीं समझ में आई हो? इतना तो मुश्किल मैंने बोला भी नहीं है ना, इतनी आसान सी बात बोली है। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। हाँ जी, if the sum of the roots of the equation kx square plus 2x plus 3k equal to 0 is equal to their product, then the value of k is। यदि इसके जो मूलों का, ये जो समीकरण है, इसके जो मूलों का योग है वो मूलों के गुणनफल के बराबर हो तो k का मान क्या होगा? यदि समीकरण के मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर हो तो k का मान क्या होगा? तो तुम मुझे बताओ यहां से सम ऑफ रूट्स क्या निकालूंगा इस इक्वेशन में? तो -2 बाई के, ध्यान दो ये प्लस का होता है तो माइनस का लेना होता है, ये -2 बाई के, ये क्या हो गया? सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लूंगा? 3k बाई के। ध्यान दो 3k बाई के, दिस इज 3k बाई के। क्यों भाई? अरे एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट से भी तो डिवाइड करते हैं ना। ठीक है, तो इससे कटाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन गया? -2 बराबर है 3k, और k क्या बन गया? -2 बाई 3। तो -2 बाई 3 कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी में दिख रहा है, यही आंसर है। क्लियर है? तो देखो कंसेप्ट अगर आपके पास है तो आप क्वेश्चंस में मार नहीं खाओगे। और मैं नहीं कहता कि ये क्वेश्चन आएंगे भाई, क्वेश्चन बदल के भी आ सकते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट आपके पास है तो फिर बदल के भी आ जाए तो क्या दिक्कत है? बदल के आ जाएगा तो क्या आपको आएगा नहीं? बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये कह रहा है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 5 एंड -2 देन द इक्वेशन इज। यदि एक समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 हो तो कौन सा इनमें से वो इक्वेशन होगा? तो आप मुझे बताइए, अगर अल्फा की वैल्यू 5 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो अल्फा डॉट बीटा कितना बनेगा? -10। क्यों भाई? अल्फा डॉट बीटा कितना बनेगा? -10। तो -10 कहां लिखा हुआ है? एक इसमें लिखा हुआ है और एक इसमें लिखा हुआ है, यानी कि आंसर या तो बी बनेगा या सी बनेगा। इनमें तो प्लस का लिखा हुआ है ना, तो ये आंसर नहीं बनेगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 -2 करूंगा तो कितना बनेगा? 3। तो जिसमें 3 नहीं -3 लिखा होगा वो आंसर होगा। ये ध्यान रखना, ये उल्टे होते हैं, बताया भी था मैंने। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस में, तो माइनस में ये क्या बनेगा? 3, तो माइनस के 3x। तो इसकी वैल्यू तो यही है ना, ये एज इट इज रखते हैं।
तो इसलिए मैंने बोला कि ये प्लस का दिखेगा तो यहाँ माइनस का दिख रहा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का दिखेगा, और प्लस के अल्फा डॉट बीटा यानी कि माइनस के 10, ये प्लस माइनस माइनस बन जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतने कर करके नहीं दिखाने, बस मुंह जुबानी आप चेक कर लेना। ये क्वेश्चन सेम है, जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से बता दो, बिल्कुल सेम। If the sum of the roots of the quadratic equation is 6 and their product is 6, तो इक्वेशन क्या होगा? सम भी 6 है, प्रोडक्ट भी 6 है, तो मुझे बताओ प्रोडक्ट 6 किस किस में है? इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, इसका मतलब इनमें से ही आंसर होगा। लेकिन सम कितना दे रखा है? अब ये मत बोलना सर पीछे तो आप उनको मल्टीप्लाई भी कर रहे थे, टोटल भी कर रहे थे। क्वेश्चन में बोला है कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6 तथा मूलों का गुणनफल 6 हो तो इक्वेशन कौन सी, समीकरण कौन सा होगा? तो अब की बार तो ये दे रखे हैं ना, सम और प्रोडक्ट तो पहले करके दे दिए। तो मुझे बताओ सम 6 है, तो मैंने बोला कि आंसर इनमें से एक होगा। पहली बात तो ये तो मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इनमें 6 लिखा हुआ है। लेकिन अगर सम 6 है तो माइनस के साथ किस में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। देखो इसमें माइनस का लिखा हुआ है ना, तो मैंने बताया था कि वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 6 नहीं माइनस का 6 दिखेगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा? यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण के मूल हों तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा क्या होगा? तो आपने एलसीएम लिया, अल्फा बीटा आ गया, इधर बीटा आ गया, इधर अल्फा आ गया, ये दोनों एलसीएम में, अल्फा से अल्फा कटा बीटा आ गया, बीटा से बीटा कटा अल्फा आ गया, तो ये आ गया। तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा, इसमें देख के बताओ क्या बनेगा? तो यहाँ क्या लिखा हुआ? प्लस का 8, तो तुमने लेना माइनस का 8 बटे 3, माइनस का 8 बटे में 3। ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है ना। ठीक है, और नीचे अल्फा डॉट बीटा, तो वो कितना है? 2 बटे में 3, 2 बटे में 3, 3 से 3 कटा, 2 से ही माइनस 4 पे कटा, तो आंसर कितना बनेगा? माइनस के 4, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। चलो भाई, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ, इसने कहा कि एक रूट है, सॉरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस समीकरण के मूल एक दूसरे के विलोम होंगे कब? जब इनमें से कोई सिचुएशन होगी। तो मुझे बताओ इसमें अगर रूट्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो मैंने क्या बोला था? ये वाली सिचुएशन लेनी है। और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होती है? सी बाई ए होती है। क्यों भाई? ये इक्वेशन ही तो दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? तो ये क्या होता है? सी बाई ए, तो ये कट के 1 हो गया, तो सी बाई ए आ गया, और यहां से सी कितना आ गया? ए के बराबर, तो सी ए के बराबर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बस यही आंसर है। तो यहां से तो कंसेप्ट पूछ रहा था। चलो ये वाला, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल देन सी इज इक्वल टू, अगर दोनों रूट एक दूसरे के इक्वल हों, ठीक है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन सी इज, यदि समीकरण के मूल एक दूसरे के इक्वल हों तो सी का मान क्या होता है? याद करो मैंने क्या बताया था आज जब मैं थ्योरी लिखवा रहा था, मैंने NOT करके लिखा था। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो x की वैल्यू आती है माइनस बी अपॉन में 2a करके। याद आ रहा है कुछ? ध्यान दो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a बताया था ना। जहां पे इसको क्या बोलते हैं? d, तो क्या बोलते हैं पूरे को d। और अगर d इक्वल टू 0, अगर रूट्स 0 के ये इक्वल होते हैं तो ये क्या होता है? 0 के बराबर होते हैं। मैंने बोला था अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 आ गई तो ये तो पोर्शन खत्म हो गया, ये पोर्शन खत्म हो गया, तो बच्चा कौन सा? ये वाला पोर्शन, है ना। और ये कैसे होंगे? दोनों इक्वल होंगे। याद आ रहा है कुछ? आज समझाया था। तो रूट्स इक्वल होंगे तो ये किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन में 2a। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन में 2a, तो b क्या है यहाँ पे? ध्यान रखो b क्या है? ये वाला, तो माइनस बी अपॉन में 2 इंटू ए, तो माइनस बी अपॉन में 2a, यही आंसर लिखना है। बस ऑप्शन ए लिख दो बस,
16 का ऑप्शन ए लिखोगे, आर इक्वल देन सी पूछ रहा है भाई आपसे, ध्यान दो, देन सी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये अगर दोनों रूट इक्वल होते हैं तो आपने ये रूट नहीं बताने थे, ये नहीं बताने थे। आपको पता है कि अगर ये इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अगर इसके दोनों रूट इक्वल होते हैं, हमसे देखो सी पूछ रहा है, मैंने वो देखा नहीं कि उसने क्या पूछा है, मैंने सोचा कि अगर ये रूट इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं वो रूट, तो वो तो फिर -b/2 ये आंसर आता, ठीक है। ये मैंने आपको करके भी दिखाया, लेकिन वो पूछ रहा है कि देन c इज इक्वल टू, सी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो c बताना था, तो मुझे बताओ डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख दो, डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख दो, तभी ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, दिस इज b² - 4ac, ये तो होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b², यहां पे क्या लिखा हुआ था, b² - 4ac, तो इसको जब मैं 0 रखूंगा, 0 कह रहा हूं, b² = 4ac, ये इधर ले जाओ, यहां से c निकालना मुझे, b² / 4a, मुझे c बताना था, मैंने वो देखा ही नहीं, तो b² / 4a ऑप्शन डी आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इस सिचुएशन में आपसे c की वैल्यू पूछी हुई थी, ना कि आपसे ये पूछे हुए थे कि कौन से रूट्स होंगे इक्वल, ये भी आंसर में दे रखे हैं, ठीक है, गलती नहीं करनी, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है भाई। चलो नेक्स्ट 17, हाँ जी 17 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ द इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज इक्वल रूट्स देन k इज, अगर इसके जो दोनों मूल हैं समान हैं तो k का मान क्या होगा। तो आपने याद रखना है, जब भी इक्वल रूट्स आ जाए d को 0 रखना है, और d क्या होता है, b² - 4ac होता है, इसको 0 रखना, बस सीधी सी बात ये करनी है। तो मुझे बताओ b² क्या होगा, जो x के साथ लिखा वो b है, यानी कि 6k का होल स्क्वायर -4, ठीक है, -4 इंटू a कितना है 9, और c कितना है, c कितना है 4, ठीक है। तो 6k का स्क्वायर करेंगे तो 36k² इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, तो 9 चौके 36, 144, ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इससे काट दो, k² की वैल्यू आ जाएगी 144 बटे में 36, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 छीके 54, 4 चौके 16, यहां से k² = 4 और k = +-2, k की वैल्यू क्या आ रही है, +-2, ठीक है। +-2 क्यों लिखा, अगर k² 4 के बराबर है तो k² अगर 4 बना रहा है तो 2 का स्क्वायर भी 4 देगा और -2 का स्क्वायर भी 4 देगा, तो इसलिए +-2 यहां पे लिखते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 2 और -2, ठीक है। तो ये कंडीशन जिस बच्चे को पता है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, आज यही मैंने लिखवाई थी, और क्वेश्चन से ये बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर किसी समीकरण के दोनों मूल समान हैं, इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट को आपने 0 रख के सोल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 18th नंबर, if the equation x² + 2 * k + 2 * x + 9k = 0 has equal roots, फिर से इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो आप क्या रख दोगे, b² - 4ac = 0, ठीक है, इसको 0 रख दो, तो क्या बनेगा 2 * एक काम करता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर दू ना, देखो ये वाला है ना b, 2k + 4 लिख देता हूं, दिस इज 2k + में 4, ठीक है, b², तो इसका स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इज 1 और c इज 9k, ठीक है। ध्यान दो मैंने क्या किया भाई, देखो x के साथ जो लिखा होता है वो b की वैल्यू होती है, तो मैंने लिखा इसको 2k + 4, तो b² लिखना था तो इसकी मल्टीप्लाई करके अब स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9k है, तो ये क्या बनेगा a² यानी कि 2k का स्क्वायर यानी कि 4k² प्लस में b² यानी कि 16, प्लस में 2 इंटू a इंटू b, तो 2 दूनी 4 चौके 16, 16k, माइनस में 4 नी में 36k इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां से
4k², ये 36 के और ये 16 के, तो ये क्या बनेगा, माइनस के 20 के, ठीक है, माइनस के ज्यादा है, और प्लस के 16 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो कोई बात नहीं, सोल्व करेंगे। अब देखो 4 सब में कॉमन है, तो ये बन गया k² माइनस 5k और प्लस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने इसका आज फास्ट तरीका बताया था ना कि इसके दो टुकड़े बना दो जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए और ऐड करूं तो ये आ जाए। तो माइनस के 5 आने चाहिए, तो दोनों ही माइनस का लेने पड़ेंगे। देखो माइनस माइनस दोनों लूंगा तो मल्टीप्लाई करके ये ऐड करके -5 बनाएंगे, और मल्टीप्लाई करके -4 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस के 4 बन जाएंगे। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, k-4 और k-1 इक्वल्स टू 0। और k की वैल्यू क्या आएगी, इसको 0 रखूंगा तो उधर जाके 4 बनेगा, इसको 0 रखूंगा तो 1 बनेगा। तो k इक्वल टू 4 और 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको तरीका बताया था। ये मत बोलना कि सर जी ये तो हमने देखा ही नहीं, कि कब बताया आपने, कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसके टुकड़े इस तरह से बना के आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो 18 का जो आएगा वो आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the equation 4x² minus 3kx plus 1 equal to 0 has equal roots, देखो ये इक्वल रूट्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो k की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट फिर से रखते हैं, b² माइनस 4ac को 0 के बराबर। तो b² देखो क्या है, -3k का स्क्वायर, तो सीधा लिख दूं 9k²। देखो -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर करने से प्लस का 9 बनेगा, और k का स्क्वायर k बनेगा। ठीक है, k² बनेगा माइनस के 4, a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 1। तो यहां से 9k², इसको उधर ले जाएंगे तो उधर जाके प्लस के 16 बन जाएंगे, और k² इक्वल टू 16 बटे में 9 बनेंगे। और यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके रूट बन जाएगा, और किसका, प्लस माइनस के साथ। दिस इज 4/3 प्लस माइनस, प्लस और माइनस, प्लस माइनस दिख रहा है कहीं, दिख रहा है 4/3 प्लस माइनस यहां दिखता है। ठीक है, ये प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएंगी 4 बटे में 3। ठीक है, क्लियर। तो 19 का जो आंसर बनेगा ऐसे सोल्व करके आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। पीहू बेटे शोर नहीं करो। The roots of ax² plus bx plus c equal to 0, a is not equal to 0 and are real and unequal if b² minus 4ac is, ये कह रहा है समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक तथा असमान होंगे जब b² माइनस 4ac का मान क्या होगा। मैंने आपको बताया था वो रियल और अनइक्वल कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। देखो बिल्कुल जो कंसेप्ट मैंने बताया उस पर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट आपको पता है तो ग्रेटर देन 0 ऑप्शन ए आंसर बनेगा। अच्छा अगला भी कंसेप्ट है, एक मिनट मैं पूरा क्वेश्चन लगा देता हूं। हाँ जी, आप पढ़ो। इन द इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0, it is given that d is equal to b² minus 4ac is greater than 0, then the roots of the equation are। तो आप मुझे बताओ कैसे होते हैं, अगर इस इक्वेशन में, इस समीकरण में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, रियल और इक्वल तो नहीं होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। ठीक है, मैंने बताया था रियल और इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, तब रियल और अनइक्वल होते हैं। इमेजिनरी कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, और नन ऑफ दीज आपका लास्ट ऑप्शन, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, तो वहां ग्रेटर देन 0 दे रखा है, आप देखो ध्यान से, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके देखो। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ो एक बार। हाँ जी, the roots of the equation 2x² minus 6x plus 7 equal to 0, इस समीकरण के मूल इनमें से क्या होंगे,
वास्तविक, असमान तथा परिमेय, वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय, वास्तविक तथा समान, और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। ठीक है, तो अब मुझे इसके रूट्स देखने हैं, तो मैं क्या चेक करूंगा? मैं डी को चेक करूंगा। मैं किसको चेक करूंगा? डी को चेक करूंगा। जैसे ही मुझे डी को चेक करके जो वैल्यू मिलेगी, मैं फिर उसको ऑब्जर्व करूंगा वो कैसी आएगी। तो मुझे बताओ, डी को चेक करना है। डी का मतलब मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करना है, इसको मुझे चेक करना है। तो बी स्क्वायर क्या लिखूं बताओ? -6 का स्क्वायर कितना बनेगा? 36। ठीक है, माइनस के 4, ए की वैल्यू क्या है? 2, सी की वैल्यू क्या है भाई? 7। तो ये कितना बन गया? 36 माइनस 4 दूनी 8 सत्ते 56। कैसा आया? माइनस का। इसको जब सोल्व करूंगा नेगेटिव वैल्यू आएगी ना भाई। 36 में से 56 गए तो माइनस के 20 बचेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू बची, तो इसका मतलब ये तो जीरो से कम आ गया। जीरो से क्या आ गया? डी जो है वो तो लेस देन जीरो आ गया। और डी अगर लेस देन जीरो आ गया तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर करना था भाई। आसान है ना क्वेश्चन, कंसेप्ट पता होना चाहिए बस आपको। The roots of the equation 2x square minus 6x plus 3 equal to 0 are, इस समीकरण के मूल क्या होंगे? फिर से वैसी चारों कंडीशन दे रखी है, तो फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है? ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या बनेगा? -6 का स्क्वायर 36, माइनस के 4 इंटू ए इंटू में सी, तो 36 माइनस 4 दूनी 8 या 24। और ये कैसी आ रही है वैल्यू? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन कैसी है? 0। तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो रूट कैसे होते हैं आप कहेंगे? अच्छा एक बात और, यहां पे जो डिस्क्रिमिनेंट आया, देखो यहां पे ये जो दो वैल्यू है इनमें से एक आंसर है। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट जो आया वो 36 में से 24 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना बनेगा? 12। और 12 का जब रूट निकालूंगा तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पूरा पूरा रूट नहीं निकला, तो इसका मतलब ये रूट में रह गया, और रूट में रह गया तो कैसा हो गया? इरेशनल हो गया। तो इसके जो रूट आएंगे रियल यानी कि वास्तविक, अनइक्वल यानी कि असमान, और इरेशनल का मतलब क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। तो ध्यान रखना, इससे पता लगेगा। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? कोई ये नहीं कहेगा कि सर जी ये तो आपने बताया नहीं था। बताया था सब कुछ। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यदि इस समीकरण के मूल वास्तविक तथा अलग अलग हों। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग हों। तो x की दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो कब आती है वो? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो। बी स्क्र माइनस 4ac अगर आपका जीरो से बड़ा हो, किसके बेस पे लिखी जाती है कंडीशन? ये यहां से देख के लिखी जाती है। तो मुझे बताओ, यहां पे जब वैल्यू रखूंगा बी स्क्र की, तो क्या बनेगा? के स्क्र माइनस के का स्क्र करेंगे तो के स्क्र, माइनस के 4 इंटू ए विच इज 5, और सी क्या बनेगा आपका भाई? 1 बनेगा। ये जीरो से बड़ा, तो के स्क्र माइनस 20 ग्रेटर देन जीरो। इस 20 को उधर ले जाओ, के स्क्र इज ग्रेटर देन जीरो। यहां से सोल्व करूंगा तो के स्क्र, सॉरी ये 20 को इधर ले गया था ना मैं, इधर लिखना था ना, ये इधर 20 लिखा जाएगा, ये -20 इधर जाके ये हो जाएगा। तो के स्क्र अगर ये है तो के की वैल्यू क्या आ गई? √20 प्लस माइनस के साथ। तो ये क्या बनेगा? इसको मैं लिखूंगा 4 पंजे 20, तो ये बन गया। देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं वो बता देता हूं। 20 के दो टुकड़े हैं, 4 पंजे 20, 4 का रूट निकलेगा 2, ये बन गया √5। ठीक है, तो k की जो वैल्यू है वो 2√5 और -2√5 के बीच में लाई करेगी। तो कहां लिख रहा है इसमें? ये लिख रखा है आइदर ग्रेटर देन जीरो, सॉरी 2√5 और लेस देन -2√5। ठीक है, यानी कि इनके बीच में लाई करेगी ना, ये मैंने आपको दिखा दिया। इक्वल क्यों लगा दिया मैंने? यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा भाई, क्योंकि इसी में ये दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं। प्लस माइनस मैंने बताया, स्क्वायर हटेगा तो फिर प्लस माइनस में वैल्यू आएगी। तो 24 का आंसर क्या बनेगा? डी। तो ये ध्यान रखना, जब इससे मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो इसको मैंने उधर ले लिया, तो उधर लेने से फिर यहां पे जो हमारा आंसर है इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से आपको। ज्यादा फास्ट सोल्व करवा दिया क्या मैंने क्वेश्चन?
समझाया था इसलिए मैं थोड़ा सा चल रहा था फास्ट। हाँ जी, क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। If the equation x square plus 5kx plus 16 equal to 0 has no real roots, अगर इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उस सिचुएशन में k की वैल्यू लेस आएगी। ठीक है, और लेस किस में लिखी है, मेरे ख्याल से बी आंसर होना चाहिए, एक बार सोल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो बी और सी इन दोनों में लेस लिखी हुई है ना, इनमें से कोई एक आंसर आएगा, ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, यदि इस समीकरण के जो मूल हैं वो काल्पनिक हैं तो आपको पता है डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, तो लेस देन इसमें और इसमें लिखा हुआ है, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो बी स्क्र माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्र क्या बनेगा, 5k का स्क्वायर तो 25k स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू क्या बनेगी 1, सी की वैल्यू क्या बनेगी भाई 16। तो 25k स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 इज लेस देन 0, लेस देन 0, इसको उधर भेज दो 64, 25k स्क्वायर, के स्क्वायर की वैल्यू 64/25। ठीक है, यहां से के स्क्वायर की वैल्यू रूट में प्लस माइनस फिर हटा दो ना 64/25, तो 8/5, तो प्लस माइनस 8/5, तो फिर दोनों आ रहे हैं तो ये माइनस वाला भी आएगा प्लस वाला भी आएगा, आंसर ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, ये दोनों आएंगे क्योंकि के स्क्वायर अगर ये आ रहा है तो फिर प्लस माइनस के साथ बनेगा आंसर, तो ऑप्शन सी जवाब बनेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। If the equation x square minus kx plus 1 equal to 0 has no real roots, यदि इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं है तो वही लेस देन वाली कंडीशन आएगी, तो आंसर ए और सी में से बनना चाहिए भाई 26 का। देख लेते हैं फिर क्या बनेगा। सेम यही करना है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 लेना है। बी स्क्वायर कितना बनेगा, के का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 ही बनेगा। के स्क्वायर लेस देन 0, इसको इधर भेज दो ना, के लेस देन प्लस माइनस 2, रूट करके मैंने सीधा लिख दिया, तो माइनस और प्लस के बीच में होगा तो आंसर ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन था भाई, ये मत बोलना कि सर ये कैसे कर रहे हो, ये इधर था उधर चला गया, इसका स्क्वायर से रूट हट गया तो 4 का 2 आएगा प्लस माइनस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, for what values of k the equation kx square minus 6x minus 2 equal to 0 has real roots, k के किस मान के लिए इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे तो रियल रूट्स होंगे, तो d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4k इंटू माइनस 2, तो ये कितना बनेगा 36, और ये माइनस माइनस प्लस के 8k, 8k की वैल्यू क्या होगी -36। ठीक है, क्लियर। यहां से अब हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, ग्रेटर देन तो लेके चलो, -36/8 ये k की वैल्यू, तो 4 नी में 36, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू ग्रेटर देन -9/2 आ रही है। दिख रहा है भाई कोई आंसर, ग्रेटर देन -9/2 विद इक्वल साइन दे रखा है, तो आंसर ऑप्शन बी बनना चाहिए भाई, कि -9/2 और ग्रेटर का साइन इसी में लगा हुआ है। ठीक है, और रियल रूट होते हैं तो वैल्यू ग्रेटर देन, और इक्वल का साइन क्यों लगाया मैं आपको ये भी बता दूं, यहां पे इक्वल का जो साइन लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि जब d 0 होता है तब भी रूट्स आपके रियल होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तब भी रूट रियल अनइक्वल होते हैं। तो इसलिए यहां पे इक्वल टू का साइन भी यहां पे इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि
के किस मान के लिए इस समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक होंगे, रियल होंगे, तो इसमें भी रियल होते हैं, इसमें भी रियल होते हैं, इसलिए यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन कंबाइंड करके आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। ये तो समझ में आया होगा। इस 36 को उधर लाए तो माइनस का हो गया, के की वैल्यू के लिए इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आपने करना था। हाँ जी, पढ़ो भाई, क्या कह रहे हैं। The sum of a number and its reciprocal is 2:1/20. The number is, एक संख्या तथा इसके विलोम का, इसके व्युत्क्रम का, इसके उल्टे का योग जो है 2/1/20 है, तो संख्या क्या होगी? ऑप्शन से ही देख लो। बटे में 20, 4 पंजे 20 इसमें बन रहे हैं, 4 3 12 बन रहा है इसमें बटे में, ये 6 पंजे 30 बन रहा है, ये तो बनेगा ही नहीं, तो आंसर ऑप्शन ए आ गया। क्या बोल रहा है वो? कह रहा है कि ये और ये कितना बनेगा, देखो एलसीएम आएगा 20, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 41 बटे में 20, 2/1/20, मिक्स फ्रैक्शन तोड़ दो ना, 20 दूनी 40, बचा 1 बटे में 20, तो आंसर क्या बनेगा? यही बनेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। The perimeter of rectangle is 82 meter and its area is 400 meter square. Then breadth of rectangle is, एक आयत का परिमाप 82 मीटर तथा इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब मुझे बताइए परिमाप क्या होता है आयत का? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये कितना दे रखा है? 82। आपको बता दूं ये होती है आयत। ठीक है, ये एल है, ये बी है, ये एल है, ये बी है, तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता है सारी साइड्स का टोटल, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2 बार एल आता है, 2 बार बी आता है, तो 2 कॉमन लेके एल प्लस बी बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है 82 दे रखा है, तो यहां से एल प्लस बी कितना बन गया? 41। और बोल रहा है इसका एरिया एल इंटू बी क्या होता है? एरिया, ये कितना दे रखा है? 400। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका ब्रेड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो अगर आप बाय डिटेल करेंगे तो डिटेल देखो ऐसे करनी पड़ेगी। यहां से एल की जो वैल्यू आएगी, दिस इज 41 माइनस बी आएगी, एल की वैल्यू मैंने निकाल ली, इसको इधर ले जाके इसको यहां पे रख देना, एल को ये इसमें रखूंगा, तो यहां से एक ये बनेगी इस तरह की इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि b इंटू ये करूंगा तो 41b माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 400, तो द्विघात समीकरण बनेगा इससे। फिर आप उसको सोल्व करेंगे तब जाके आंसर बताएंगे। इतने पंगे मत लेना, ध्यान रखना। क्यों नहीं लेने इतने पंगे? इतने पंगे यूं नहीं लेने क्योंकि ऑप्शन से ही आंसर करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ यहां से हमें क्या बताना है? ब्रेड्थ बतानी है, तो ब्रेड्थ ये लेंथ, तो ब्रेड्थ छोटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब हम एक काम करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। अगर b की वैल्यू 9 है ऑप्शन से, अगर b की वैल्यू 9 है तो 41 में से 9 माइनस कर दो, तो कितने बन गए? ये बन गए आपके 32। ठीक है, मैंने क्या किया? l प्लस बी मेरे को पता है 41 है, अगर b की वैल्यू 9 है तो 9 गुना 32, ये सॉरी 9 जमा 32 बनेगा 41, 41 में से 9 माइनस कर दो तो ये आ गया। तो क्या मुझे बताओ इनकी प्रोडक्ट आपको 400 देगी? भाई 32 गुना 9 तो 400 आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब यहां से चलते हैं, अगर ये b की वैल्यू 16 है तो 41 में से 16 घटा दो, कितने बच गए? 25, तो 25 गुना 16 क्या 400 देगा? बिल्कुल देगा, यही आंसर है। फिर इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई, आंसर आ गया। आपको बता दूं अगर ये 16 है ये 25 है तो इसका मतलब ये भी आंसर आप टिक कर सकते थे, लेकिन ये l है, ध्यान रखो, लेंथ बड़ी है, ब्रेड्थ छोटी है। आपसे ब्रेड्थ पूछी थी, चौड़ाई पूछी थी। ठीक है, तो 16। और आपको बता दूं ऐसा क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है, तो उसके लिए डिटेल मत सोल्व करना, ये वाली इस तरह के तरीके लगाना। ठीक है, आंसर के लिए क्लियर है, तो ये करना है आपने। और अगर किसी को लगता है कि भाई ये सही नहीं है, समझ में नहीं आया, तो फिर ये डिटेल भी मैंने बताई थी, आप कर लेना। चलो फिर अगला क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 30th। The length of rectangular field exceed its breadth by 8 meter and its area and the area of the field is 240 meter square, then breadth of the field is, एक आयताकार मैदान, फील्ड को मैदान ले लो, खेत ले लो,
एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तथा इसका क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है, तो मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं, आप बाई ऑप्शन लगा सकते हैं। तो चौड़ाई पूछी है तो छोटी ऑप्शन से देख लेते हैं। देखो 12 से कट रहे हैं, 12 से 240 कट रहे हैं। देखो L इंटू बी 240 है, तो अगर चौड़ाई 12 है तो ये कितनी बनेगी, 12 गुना 20, 240 हो गया ना। तो आप मुझे बताइए लंबाई इससे 8 ज्यादा नहीं आ गई, इससे ये 8 ज्यादा है ना, तो बस ये आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, क्लियर है। क्या किया मैंने, दिमाग से काम किया कि यहाँ जो एरिया है 240 है, तो L इंटू बी 240 होता है और वो चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई ऑप्शन में से ही कोई एक होगी ना, तो मैंने छोटे वाली उठा ली सबसे। मैंने देखा अच्छा 16 से तो देखो ये कटेगा ही नहीं, नहीं कट रहा है भाई 16 से भी, लेकिन फिर डिफरेंस भी 8 आना चाहिए था, है ना। उसने बोला कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 8 ज्यादा है, तो मैंने अगर ये b को 12 माना, तो 12 से इसको काटूंगा तो 20 पे कटेगा, 12 गुना 20 240 ही होता है ना। ठीक है, तो 20 12 डिफरेंस कितना है, 8, और यही वो बोल रहा था, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ये करना था आपने। इस तरह के और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने कंसेप्ट आपको एक समझाया है, आप बाकी के और क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं इस कंसेप्ट के बिहाफ पर। ठीक है, तो फिर आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।